व्यक्ति एक पार्टी में है और 3 दिन बाद वो दूसरी पार्टी में दिखाई देता है, जो चोला बदल रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अंकल आप यहाँ से चले और यहाँ अच्छा। पहुँच गए, कैसे पहाड़ है, कैसा दुर्गम जगह है, कैसे हुआ होगा? मैंने कहा बस संघर्ष था। इतना बड़ा विनाशकारी डैम ध्यान नहीं बनना चाहिए। अभी आजकल पूरे राज्य में मूल निवास और भू कानून को लेकर के बड़ा हल्ला हो रहा है, और यूकेडी का इसमें क्या स्टैंड है, और आपका व्यक्तिगत रूप में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? समाज में आगे गोली चलाएगा तो वहाँ से वापस आएगा। हाँ, वो तो गुस्सा हो जाएगा ना उसके हाँ, बाद फिर तो वो तो कोई गैंगस्टर पकड़ लेगा उसको, उन्होंने कहा भाई इधर आ, यहाँ शुरू हो जाते हैं। हाँ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आपके बारे में कि आप जिस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, फिर से लोग जानना चाहते हैं कि देखो 1993 में आप दारचूला के पथगांव से लेकर के और ये सब उस पथगांव का जो पथ है वो आपने लखनऊ और पूरे देश के अंदर आपने नापा। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना पॉलिटिक्स में, क्या है कि आज कल का दौर है, आप तब से लेकर के अब तक आप अपनी जगह बैठे हुए हैं, और आज जो है एक व्यक्ति एक पार्टी में है और 3 दिन बाद वो दूसरी पार्टी में दिखाई देता है, जो चोला बदल रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितना ज़रूरी है आज की पॉलिटिक्स में, या ये पॉलिटिक्स नहीं है, या ये शुद्ध पॉलिटिक्स नहीं है? पहला सवाल आपने कहा कि पंथगांव के पथ से आप यहाँ पहुँच गए हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 4-5 साल पहले जी। मेरा लड़का भी कर्नल आर्मी में, जी। उसका दोस्त आया मिलने के लिए। जी। तो उसने कहा कि मैं पापा का गांव देखना चाहता हूँ, आपका गांव देखना चाहता हूँ, ले चलो। अच्छा। वहाँ पूजा वूजा थी तो हम लोग गए वहाँ। तो उसने देखा, चारों ओर देखा, उसने कहा अंकल आप यहाँ से चले और यहाँ अच्छा। पहुँच गए, कैसे पहाड़ है, कैसा दुर्गम जगह है, कैसे हुआ होगा? मैंने कहा बस संघर्ष था, इच्छा थी, पढ़ने की इच्छा थी तो पढ़ाई की, लड़ने की इच्छा हुई राजनीतिक तो लड़ना शुरू किए, और आज यहाँ हैं। और ये मैंने आपको ये बताया। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या था आपका? जो आजकल राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत चोला बदल रहे हैं ना, वो उसको देख के हम बहुत दुखी हैं। उसने राजनीति का बनता ढार कर दिया है, राजनीति को बदनाम कर दिया है। राजनीति इतनी बदनाम चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों ने जो दिन में 3-3 चोले बदलते हैं या रोज़ रोज़ पार्टी बदलते हैं, उन लोगों ने सिद्धांतहीनता, मूल्यहीनता और अन्याय, ये सारी राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है। तो उसकी वजह से हम लोग हमसे कि आप कुछ नहीं करते। हमने कहा भाई हमारे जहन में, हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते, ऐसा करने वाले कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ये समझिए कि जब तक ये चलेगा राजनीति अशुद्ध रहेगी, राजनीति गंदी रहेगी और अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे। ऐसे ही गुंडे, लफंगे और विचार बदलने वाले और अपना भला करने वाले, समाज के बारे में न सोच के अपना भला करने वाले लोग ही राजनीति में आएंगे। आज हो रहा है। आप हमारे उत्तराखंड विधानसभा में आज देखिए, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन 2 या 3 दिन से ज़्यादा असेंबली बैठती नहीं है। सबको अपने धंधे की याद आती है और कहते हैं बंद करो, बंद करो, पक्ष विपक्ष हो गया और हो गया। अभी तो आपने रिसेंट देखा होगा, गैरसैंण में इन्होंने नाटक तो करना ही था कि गैरसैंण में विधानसभा बैठाते हैं। इन्होंने बहुत सारे विधायकों ने लिख के दे दिया कि ठंड लगती है, हम नहीं जाएंगे। 40 विधायकों ने, 40 विधायक, उसमें सबसे ज़्यादा पहाड़ के विधायक थे। हाँ, तो ये हालत हो गई है। और जो बहस होती है, आप वहाँ की कार्रवाई उठाकर देख लीजिए, मुझे ताज्जुब होता है कि कोई बहस नहीं होती है। अगर कभी कुछ हुई तो 2 चीज़ों पर बहस होती हुई देखी मैंने। एक तो रेता बजरी की नीति और दूसरा शराब नीति। इन्हीं धंधों में लगे हुए लोग असेंबली में हैं, इन्हीं धंधों की बातें होती हैं, यही सब कुछ होता है। और चुनाव में वो उन धंधों से कमाया हुआ पैसा लगाते हैं, जनता को बरगलाते हैं, जनता उनके भ्रमजाल में आ जाती है, वो जीत जाते हैं। हम जब उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, आपने बहुत सारे बिंदुओं पे बात की है, और जब आप पहाड़ में औद्योगिक क्षेत्र लाना चाहते हैं तो हमारे बगल में हिमाचल है। जब हम यहाँ से हिमाचल जाते हैं, पांवटा से आगे, तो
कलाम एक जगह, कालम एक जगह, जहाँ वो पहाड़ है, पूरा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है वो। तो आप ऐसा चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा हो। थोड़ा सा एक और आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि तब जो आपकी जो जर्नी है राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद, आपने एक बात कह दिया कि मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, लेकिन आपकी ज़रूरत है ना। हाँ, इसीलिए तो कोशिश कर रहे हैं हमने, न पाला बदला न राजनीति छोड़ी है। अभी भी कोशिश कर रहे हैं। नहीं मिला मौका तो उस ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं, मिल गया मौका तो वो लड़ाई को और बड़े तरीके से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर। आपने कहा कि पहाड़ में प्राकृतिक संसाधनों की बात हम करेंगे, जो पहाड़ में पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं और उस पे आप क्या कहना है? क्योंकि आपके दलों ने कुछ बीच में कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों के काली विपत्ति है जो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के विरोध में थे, वो यूकेडी से कुछ जुड़े हुए लोग थे। मुझे ऐसी कोई सूचना तो नहीं है। देखिए, उसमें हमारा स्पष्ट मानना है, हम ना इसके विरोधी है ना सपोर्ट है। हम क्या हमारा कहना ये है कि अब जैसे टेहरी डैम बना है, जी, इतना बड़ा विनाशकारी डैम यहाँ नहीं बनना चाहिए। अभी पंचेश्वर में जी, इतना बड़ा विनाशकारी डैम यहाँ नहीं बनना चाहिए। अभी जी, इतना बड़ा विनाशकारी डैम यहाँ नहीं बनना चाहिए। अभी जी, इतना बड़ा विनाशकारी डैम यहाँ नहीं बनना चाहिए। अभी खत्म हो गए हैं और आप उसके पीछे चले जा रहे हैं। उससे पर्यावरण दूषित, पर्यावरण में तो जो फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा विस्थापन झेलना पड़ता है, तो क्या फ़ायदा। और उसकी एज जो है 20, वो ये तो कहते हैं 50 साल की एज बताते हैं, लेकिन वो 15-20 साल में ख़त्म हो जाता है। उतनी एज रहती नहीं है, अपने आप ही भर जाता है, नहीं वो सरसब्ज रहता है उसके बाद। तो इतना पैसा खर्च करके, इतने लोगों को तकलीफ देके, पर्यावरण की नुकसान करके आप 20-25 साल के लिए तमाशा क्यों कर रहे हो? इसलिए हम उसका विरोध करते हैं, बड़े डैमों का। लेकिन हमने कहा कि अगर पानी की ताकत को आपको हार्नेस करना है, वो पानी की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना है, तो आप छोटे बांध बनाइए। रन ऑफ द रिवर डैम कहते हैं। जैसे रन ऑफ द रिवर क्या है कि आपने एक जगह पानी रोका, हाँ, और टनल के रास्ते ले गए उसको, और आगे जाके उसको नीचे छोड़ा फोर्स से, और टरबाइन चल गई, आपकी बिजली बन गई। तो जहाँ पर आप पानी रोक रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रिजर्वायर नहीं बनता है कि वो गांव के गांव खाली करने पड़े। हाँ, मतलब जितनी जरूरत जगह होगी उतनी रिजर्वायर बनेगा। और उसमें एक दूसरी सुविधा ये भी होती है कि वो अनंत काल तक उसका वो गाद नहीं भरेगा, क्योंकि वो उसमें डिसिल्टिंग की भी प्रोविज़न होती है। वो जहाँ पर आपका रिजर्वायर है, वहाँ का जो बांध है वो ऐसे सिस्टम से बनता है कि समय समय पर जब गाद भर जाती है या पानी का रिजर्वायर भरने लगता है, तो आप उठा के पानी को आगे बहा सकते हो, साफ भी कर सकते हैं, सफाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो 10 साल, 20 साल, 50 साल वाली कंडीशन नहीं है। जब पानी रहेगा, गाद भर जाएगा, आप सफाई कर दीजिए, फिर अपना बंद कर दीजिए, फिर मशीन चालू रखिए। तो ये रिकमेंडेशन तो आप ही लोग, जो जीते हुए लोग होते हैं, वो देते हैं पावर प्रोजेक्ट? हाँ, हमने तो कई बार असेंबली में भी कहा है, हमने इस बात को स्पष्ट कहा है। आप जैसे पत्रकारों के सामने भी हमने ये बात रखी कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट से हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप बनाइए। एक जगह आप 500-600 मेगावाट का बड़ा, या 2400 में, अब टेहरी डैम के लिए का 2400 मेगावाट का है। आज कितना पैदा हो रहा है? 1000 मेगावाट। 1000 भी शायद 1100। तो आजकल बढ़ा नहीं, तो पहले 900 कुछ करता था। हाँ, 600 कुछ था। हाँ, 600 कुछ। और बनाया आपने 2400 मेगावाट के। सब जवाब दिखाए, इतना खर्च किया और जनरेशन इतना कम है। तो इसे करने की बजाय आप छोटे छोटे डैम बनाइए, जिससे पर्यावरणीय नुकसान भी ना हो, विस्थापन भी ना हो, और आपको बिजली मिलती रहे। तो आप 2400 की एक परियोजना बनाने की जगह 15-20 योजनाएं बना दीजिए। हाँ, उनके जो वो हैं कैचमेंट एरियाज हैं, वो बड़ी नदी के, उनमें आप पानी में रोक के छोटी छोटी परियोजना। नेपाल में ये है। अच्छा, नेपाल में छोटी पनविद्युत योजनाएं बहुत सारी हैं, और अमेरिका और चाइना ने बना रखी हैं। तो आप उस नेपाल को भी आप डुबा रहे हैं 25 बांध बना के।
वहाँ भी विरोध नेपाल है। भी डूबेगा, हमारा हाँ, भी। हमारा भी डूबेगा। पर जमीन तो शायद हमारी ज़्यादा जाएगी उसमें। हाँ, हमारा ज़्यादा ज़मीन जानी है, हमारा विस्थापन ज़्यादा होना है, ज़्यादा पैसा हमारा पूरा लगना है, लगना है। नेपाल को फ़ायदा होगा, वो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं आप, इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहे हैं आप छोटे आप वो अब पंचेश्वर में नदी आती है महाकाली, जिसको हमारे यहाँ काली नदी काली कहते हैं, नदी कहते हैं। और इधर से रामगंगा जाती है, और एक आध एक नदियाँ और हैं पहले मिलती हैं। तो उनके अब वो जैसे काली नदी में एक धौली गंगा मिलती है, हमारी धौली गंगा में एक प्रोजेक्ट बना हुआ रन ऑफ द रिवर, छिरकला प्रोजेक्ट कहते हैं इसको, 240 मेगावाट का है। तो उसके अप स्ट्रीम में 2-4 यूनिट और लगा दो। इसी तरह से इधर रामगंगा है, और उसमें 2-3 नदियाँ और मिलती है, उनके अपस्ट्रीम में प्रोजेक्ट वो परियोजना लगा दो, बिजली उतनी आप पैदा कर लो। अब यहाँ मेरे ख्याल से 5500 की है या 60-100 किलोवाट की कहते हैं, ये प्रोजेक्शन देते हैं पंचेश्वर का। लेकिन इतने ही बिजली आप 6000 यूनिट की भी मेगावाट की भी बात करते हो, तो आप नेपाल की नदी आती है, चमल्या नदी है, 1-2 नदियाँ और हैं, उनके अपस्ट्रीम में बना दो। इधर इंडिया की ओर से जो नदियाँ आती हैं उनके अपस्ट्रीम में बना दो, उतनी बिजली ले लो। तो कुल मिलाकर आपका कहना ये कि जो विशाल बांध बन रहे हैं यहाँ पर वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं, यहाँ ठीक नहीं, और जो भी घटनाएं घट रहे हैं वो न हो, ये भी कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है, ये कारण जो नए दौर में, यानी कि जो आधुनिक दौर अब आ गया है। आपने जब शुरुआत की थी तब वो लैंडलाइन का फ़ोन भी कम ही होता था, कम लोगों का होता था, और आज प्रत्येक व्यक्ति के जेब में फ़ोन है, लगातार अभी आप अमेरिका या दुनिया में संपर्क कर सकते हैं। तो जो सदन की ओर हम बढ़ेंगे, क्योंकि जिस सदन को आपने पाठ पढ़ाया कि यहाँ पे सवाल का भी एक मर्यादा होनी चाहिए, वो सदन जब से राज्य बना अब तक सदन पूरा अपने जो उसका नियम है उस पर पूरा चला, या कभी पूरा चला ही नहीं सदन में? कितने दिन सदन चलता है वैसे? देखिए, वो ऑल इंडिया उसमें कोई नियम नहीं है, अच्छा, लेकिन रिकमेंडेशन है। जो अखिल भारतीय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस होता है ना समय समय पर, हर एक राज्य के स्पीकर के स्पीकर सब आते हैं और समय समय पर इस पर चर्चा करते थे। एक रिकमेंडेशन उनकी ये है कि बड़ी विधानसभा साल में कम से कम 90 दिन चलनी चाहिए। अच्छा, साल में 90 दिन चलनी चाहिए। हाँ, और छोटी विधानसभाएं जैसे हमारा है, और इनको कम से कम 50 दिन चलना चाहिए। तो ये 50 दिन तक नहीं चला? कहाँ भाई साहब, थोड़ा बहुत हमारे समय पर हम लोग खींचतान करके, तिवारी जी अभी स्वर्ग में है, मुख्यमंत्री थे, तो पुराने आदमी थे, तो वो जानते थे, तो हम लोग 10-12 दिन भी हमने सदन चलाया है। उसके बाद तो आप देखेंगे 3 दिन से 4 दिन से ज़्यादा सदन चलता ही नहीं है, और एक साल में देखेंगे तो मुश्किल से आप 10-12 दिन से ज़्यादा सदन नहीं चलता। कहाँ 50 दिन तक कम से कम चलनी, ये रिकमेंडेड है। छोटे राज्य में 50 दिन और बड़े राज्य में 90 दिन। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि जब सदन ही हमारा पूरा नहीं चल पा रहा है, तो विकास के काम जो अवरुद्ध हो रहे हैं या भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये कारण हो सकता है? बिल्कुल कारण हो सकता है, क्योंकि सदन जब चलेगा तो विधायक पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो उन सब मुद्दों को उठाएगा, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे विकास का हो, चाहे कैसे कोई भी मुद्दा हो। और बजट पारित होना है, विभागों की खिंचाई होती है कि भाई आपने ये इसमें इतना बजट रखा था, काय के लिए रखा है, आप बताइए। विभाग थोड़ा डरे रहते हैं कि विधायक पूछेंगे हम क्या जवाब देंगे, तो तैयारी रहती, पूरा प्रदेश का मशीनरी ब्यूरोक्रेसी भी अलर्ट रहती है। अब यहाँ कुछ नहीं होना है, और उन्होंने कहा 1 दिन के लिए फॉर्मेलिटी कर दी, 3 दिन विधानसभा बैठे, उसके बाद जाइए आराम करिए। तो सदन पूरा चलना चाहिए? पूरा चलना चाहिए, वहीं से आपकी बातें आगे जाएगी। वो सदन आपका रिप्रेजेंटेशन है आम जनता का, उसी को ख़त्म कर देंगे तो आपकी आम जनता की बात सुनने वाला कौन है? कहाँ सुनाएंगे आप अपनी बात? तो ख़त्म हो गया वो लगभग इस स्तर पर आ गया है। तो भ्रष्टाचार पे आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे बात हो रही है, जैसे मीडिया में या बातचीत में लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है?
भ्रष्टाचार जड़ तक पहुंच गया है और जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे कहने वाले लोग हैं, ना खाऊंगा ना खाने वाले लोग हैं, वो भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी जननी है। आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आ रही है, चुप हैं, उस पर कोई बोल नहीं रहा है और कोशिश की गई कि उसकी सच्चाई बाहर ना आए। और SBI जैसा बैंक देश का एकमात्र ऐसा सरकारी बैंक है जिसकी शाख है, जिसका अपना एक ओहदा वो जाके सरकार के दबाव में 30 जून तक का समय मांग रहा है। तो उसके बाद ये तो धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा नहीं, आप एक क्लिक में दे सकते जो चीज़, उसके लिए 30 जून क्या क्यों चाहिए आपको, परसों दो। तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन उसमें अब अगली परीक्षा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने मांग की है कि आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT की जांच कराइए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड। तब जाके ये पता चल उसके पीछे के जो वो है ना कि किससे आपने चुनाव बॉन्ड लिया, हाँ। उसके बदले में उसको क्या दिया, उसको कौन सी परियोजना दी, कौन सा ठेका दिया, या जिसके ऊपर आपने छापा मारा। और जैसे माना वो एक औरबिंदो फार्मेसी है आंध्र की, तो वो घटिया दवाई बनाते थे, पता नहीं क्या करते थे, तो उसको पकड़ा इन्होंने, उसने 55 करोड़ रुपया दिया, उसको छोड़ दिया। आजकल पूरे राज्य में मूल निवास और भू कानून को लेकर के बड़ा हल्ला हो रहा है और यूकेडी का इसमें क्या स्टैंड है और आपका व्यक्तिगत रूप में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? भू कानून के बारे में आपको बता दें संक्षेप में कि हम लोग ने राज्य की लड़ाई के दौरान ही पूरे दौर में हमने कहा था कि एक अनुच्छेद 370 पर जो बहस हो रही है, श्रेय लेने की होड़ है वो बीजेपी की, वो तो अलग है। 371 उसके बाद का एक अनुच्छेद है संविधान का, उसमें अलग अलग राज्यों की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर अलग से कानून प्रोविजन दिए गए हैं। अच्छा। तो जैसे 371 A B C D E F ऐसा है। तो हमने कहा था कि इस 371 अनुच्छेद में एक प्रोविजन हम उत्तराखंड के लिए लगा दें कि यहाँ की ज़मीन को कोई बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकता। वो तो सरकार ने माना नहीं, तो फिर उसके बाद राज्य सरकार को भी उसमें कानून बनाने का हक है, अधिकार है। हिमाचल ने बना दिया, तो ऐसे हम भी बना सकते थे। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से 2004, 5, 6 में ND तिवारी जी ने एक कानून बनाया 500 वर्ग गज वाला, उसमें भी सारे लूप होल छोड़े और खरीदने वालों ने खरीद लिया, बेचने वालों ने बेच दिया। और इस तरह से खंडूरी जी ने उसके 500 वर्ग गज की जगह 250 वर्ग गज किया, लेकिन वो भी यथावत रहा। फिर त्रिवेंद्र सरकार ने 2018 में तो ये कर दिया कि जितने चाहो जमीन ले लो पहाड़ में। हाँ, तो हमारा मानना ये है कि ये बिल्कुल सब बंद होना चाहिए और कम से कम आपके अधिकार में, राज्य सरकार के अधिकार में जो है वो करो और ये कहो कि यहाँ की ज़मीन की खरीद फरोख्त पर बिल्कुल नहीं होगी, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र में। तो जिस पर लोगों की नज़र लगी हुई है, अब बिक गई है, ज़्यादातर बेशकीमती ज़मीनें बिक गई है, तो एक सख्त भू कानून जरूर होना चाहिए, हमारा मानना है। दूसरा, मूल निवास प्रमाण पत्र, देखिए आपने अभी जिक्र किया, हम जब यूपी में थे तो मूल निवास प्रमाण पत्र ही माना जाता था। आप जब एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे तो आपसे मूल निवास प्रमाण पत्र माना जाता था। फलाना गांव, ये नाम गांव फलाना, तहसील फलाना, जिला फलाने के मूल निवासी हैं, ये सर्टिफिकेट देना पड़ता था, तब आपका रजिस्ट्रेशन होता था। आप अप्लाई करते थे किसी सर्विस के लिए तो उसी का। अब राज्य बनने के बाद आपने मूल निवास प्रमाण पत्र ही छोड़ दिया, डोमिसाइल में आ गए, माने अस्थायी प्रमाण पत्र में आ गए। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो भाई उसकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह है कि 15 साल से जो यहाँ रह रहा है, वो कहीं का भी है, वो यहाँ का डोमिसाइल है, तो वो सारे लाभ वो ले रहा है और यहाँ का मूल निवासी कुछ नहीं पा रहा है। तो मूल निवास को आप परिभाषित करिए। हम ये नहीं कहते कि 1950 का है ये, कि जो भी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, राष्ट्रपति ने एक अधिनियम घोषित किया कि इस तारीख से जो व्यक्ति जिस राज्य में है वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। तो अब हम 50 न भी करें। अब असम में आंदोलन हुआ था, आपने देखा होगा, जो असम की पूरी बदल गई थी। बिल्कुल।
वो संस्कृति सामाजिक हाँ, बिल्कुल। सब बदल गया था। आंदोलन हुआ तो उसमें फिर राजीव गांधी ने समझौता कराया कि उसमें 1971 एक कट ऑफ ईयर बनाया। अच्छा। तो 1971 से पहले जो आए वो ठीक है, और 1971 के बाद वालों को हटना पड़ेगा। तो ऐसा कोई हमारे यहाँ भी भी बनना चाहिए। बनना चाहिए। और उसमें जो रिफ्यूजी बन के आए वो आए उनको भी देखा जाएगा, लेकिन होनी चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता होनी चाहिए। और वही यहाँ की नौकरी अथवा सुविधा पाने का आधार होना चाहिए। साहब, आपसे एक सवाल और रह गया जाते जाते कि उत्तराखंड में, पूरे देश में एक परिस्थिति होगी ये भी, लेकिन उत्तराखंड में जो परिस्थिति कि सरकारी रोजगार के लिए एजेंसियां हायर की जा रही है, एक, क्या वो राज्य के विकास के लिए अच्छा है? दूसरा, यहाँ पर सेवा योजना कार्यालय की जगह उपनल को स्थापित किया गया। इन दो चीज़ों पे आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी एजेंसी हो, उपनल हो या और भी जो प्राइवेट एजेंसी है, ये आउटसोर्स करने का जो आइडिया है वो हमारे ब्यूरोक्रेसी की देन है। हमारे राजनेताओं के पास अपने अक्ल कब आएगी, मुझे इस बात का अफसोस है। ये सारे कहते हैं सर इस योजना को आप इधर से करिए, इससे इतनी बचत हो जाएगी। आप आउटसोर्स से बताइए काम कितना सफ़र आपका कर रहा है, वो कर्मचारी काम करेगा नहीं करेगा। तो ये आउटसोर्सिंग तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए। सीधे भर्ती करिए, वैकेंसी निकालिए, हाँ। उनसे काम लीजिए। जो वो जैसे OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसी जगह ये न्यू पेंशन स्कीम लाए। ये भी ब्यूरोक्रेट्स का बनाया हुआ भ्रमजाल है जिस पर हमारे राजनेता आ गए हैं। और आज इसकी डिमांड हो रही है कि भाई वो ओल्ड में, भाई जब तक आपके पास कोई बुढ़ापे का सिक्योरिटी नहीं होगा आप कैसे उस पर करेंगे। और तीसरी जो बात है इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के और कुछ तथाकथित नेताओं के दिमाग के ऊपर, अग्निवीर योजना है। हाँ। अग्निवीर योजना में 4 साल की आप नौकरी दे रहे हैं, 4 साल में उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, केवल गोली चलाना सीखेगा और समाज में आके गोली चलाएगा तो वहाँ से वापस आएगा। हाँ, वो तो गुस्सा हो जाएगा ना उसके बाद फिर तो वो तो कोई गैंगस्टर पकड़ लेगा उसको, उन्होंने कहा भाई इधर आ, यहाँ शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो वो तो गोली चलाना सीखना और इतना ही तक तो है उसको, बाकी तो उसका मिलिटराइजेशन हुआ ही नहीं है, सैन्यकरण हुआ ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब इस बात को लेके किए जा रहे हैं कि इससे इकोनॉमिक फ़ायदा होगा, हमारा रेवेन्यू बचेगा। रेवेन्यू आप बचाइए लेकिन और जुटाइए, लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, उनको आप इस तरह से आउटसोर्स करके ठेके में दे के बर्बाद नहीं कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। अच्छा, फिर हम वापस लौटते हैं क्योंकि यूकेडी की स्थापना आपने की है और यूकेडी का जो ग्राफ है वोट बैंक से लेकर के और चुनाव जीतने तक बहुत दिक्कतों में लगता है हर चुनाव में। तो यूकेडी के लिए आपका क्या विशेष कहना है? इसको कैसे सस्टेन किया जाए, कैसे इसको मजबूत किया जाए, या नहीं करना है? नहीं, आप तो सीनियर हैं, आप लोगों ने स्थापना की है तो आपकी बात को मानना चाहिए। अगर मानेंगे तो फिर यूकेडी आगे बढ़ेगी, नहीं मानेंगे तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। दिक्कत क्या है? मतलब दिक्कत वही है जो एक तो संगठन हमको बढ़ाना चाहिए, बढ़िया तरीके से करना चाहिए, जिसमें कमी है, अभी भी बहुत कमी है। और दूसरा, संसाधन भी हमको इकट्ठा करने चाहिए। बिना संसाधन और संगठन के आप अपनी बढ़िया बात भी लोगों से नहीं मनवा सकते हैं, ना लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। तो ये दो चीज़ों पर हमारे नए नेताओं को ध्यान देना चाहिए। एक तो मजबूत संगठन बनाएं और साथ ही साथ संसाधनों की भी व्यवस्था करें। तो ये दोनों चीज़ें जरूरी। पर आपने तो कहा था कि यूकेडी ख़त्म कर दो। हाँ, वो जब लोकसभा में बिल आ गया था और मैं सीधे ऋषिकेश आया था, ऋषिकेश में हमारे सीनियर लीडर्स को मैंने बुलाया, भाई ये बिल है। अब उस वक्त हमारा गुस्सा ये था कि ये हमारा राज्य नहीं, तो उत्तर प्रदेश का उपनिवेश केवल है, बना के हमको दिया है। वो बनाया भी है, आज भी वो चीज़ें हैं। और भाजपा ने 26 संशोधन भेजे यहाँ से उत्तर प्रदेश से उस ड्राफ्ट के खिलाफ जो पहले बना था, और 3 और केंद्र सरकार ने जोड़ दिए, जिसमें ज़मीन पर कानून बनाने का हमारा हक नहीं था। पूरे पानी को 5-6 स्टेट के उसमें उलझा दिया था, तमाम सारी बातें थी। तो मैंने कहा भाई ये बिल ये है। अच्छा, ये हमारा राज्य तो नहीं बना है। बहरहाल मैंने कहा कि यूकेडी की भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका जो थी, आज पूरी हो गई है, राज्य बन गया है।
हाँ, अब लोगों को लड़ने दो अपने हक के लिए, जो हक काटे गए हैं हमारे राज्य के, उन हक के लिए लोगों को लड़ने दो। आप छुट्टी करो, जिसको जहाँ जाना वो चला जाए। बिल्कुल। मैंने कहा, महात्मा गांधी ने भी कहा था कांग्रेस को भंग कर दो, लेकिन कांग्रेस के लोगों को लगता था कि हमने राज्य की लड़ाई, देश आज़ादी की लड़ाई लड़ी है तो सत्ता में भी रहेंगे, शायद इसलिए वो नहीं। पर गांधी जी खुद किनारे हो गए। क्या गांधी जी खुद किनारे हो गए। ऐसे इन्होंने हमारी बात नहीं, मैंने जितने भी बड़े लीडर्स थे उस वक्त, उन लोगों ने नहीं हमको तो इसके लिए लड़ना चाहिए, ये अगर इन्होंने इतना गड़बड़ किया है तो मैंने कहा ये तुम्हारी मर्जी भैया, मेरे ओर से तो ये सुझाव। तो जल्द अंतिम ये है कि आज कल चुनाव हो रहे हैं और आप सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और जो उम्मीदवार है उनके लिए क्या कहना है, और राज्य के लिए विशेषकर इस राज्य का विकास कैसे हो, सबको समेटते हुए आपके साथ इस बात को हम पूरी करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सब लोगों को राज्य के हित में, जनता के हित में ईमानदार काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। अपने स्वार्थों को ऊपर न रखकर राज्य के और राज्य की जनता के हित ऊपर रखनी चाहिए। ये सभी लोग अगर इस लाइन पर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि राज्य अभी भी बन जाए। आपने हिमाचल से तुलना की, हिमाचल की शुरुआत बहुत अच्छी रही जी। जो परमार साहब थे, उन्होंने इतनी बढ़िया शुरुआत दी कि आज उस शुरुआत की वजह से हिमाचल हमसे बहुत आगे है। हमारे यहाँ शुरुआत ही लूट खसोट से हो गई, तो राज्य का यह स्थिति होना तो लाजमी है। अभी भी सुधर सकती है, बस बशर्ते कि सब लोग, चाहे पार्टी पॉलिटिक्स कोई भी हो, कोई पार्टी हो, तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग बहुत इस बात को, इस मंत्र को मान लें कि सबसे पहले हमारा राज्य का हित है, जनता का हित है, उसके बाद तब हमारे हित हैं, तो तब स्थिति सुधरेगी। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल। आज हमने उत्तराखंड के बहुत ही सीनियर और जननायक जिनको कहते हैं उनसे बात की है। ऐसे ही दूसरी कड़ी को लेकर के बहुत ही ऐसे किसी जननायक से हम बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।